प्यारे बच्चों, मैं प्रवीणा श्रीवास्तव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज श्री गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट के भाग 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पूर्व की कक्षा में हमने कुल 2 सर्गों का अध्ययन किया था। पहला अरावली सर्ग और दूसरा लक्ष्मी सर्ग। आज हम आगे के सर्गों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल 3 सर्गों का अध्ययन किया जाएगा। प्रताप सर्ग, दौलत सर्ग और चिंता सर्ग। कक्षा आरंभ करने से पहले आवश्यक है कि पूर्व की कक्षा में पढ़े गए तथ्यों का संक्षिप्त अवलोकन कर लिया जाए, ताकि आज की कक्षा में जुड़ने में आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, आप में अधिक समझ विकसित हो सके। तो आइए देखते हैं पहले की कक्षा में हमने क्या क्या जाना। हमने जाना खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य रचना के नियम और उद्देश्य क्या होते हैं। पाठ्यक्रम में संस्तुत खंड काव्य मेवाड़ मुकुट के उद्देश्य और विशेषता के बारे में जाना। मेवाड़ मुकुट के रचनाकार श्री गंगा रत्न पांडे का संक्षिप्त जीवन परिचय जाना। मेवाड़ मुकुट के खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से भी परिचय प्राप्त किया और अरावली सर्ग और लक्ष्मी सर्ग से संबंधित परीक्षा प्रयोगी प्रश्न भी देखे। बच्चों, महाराणा प्रताप की वीरता शौर्य की गाथा आपने अवश्य सुनी होगी। आइए इस खंड काव्य के महानायक के जीवन वृत्त से आपको संक्षिप्त रूप से परिचित कराते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता उदयपुर के राजा उदयभान सिंह थे। माता का नाम जयवंता देवी था। बचपन से ही निर्भीक स्वभाव के प्रताप की वीरता का लोहा मुगलों ने भी माना। कहते हैं जब राणा प्रताप की मृत्यु हुई तो स्वयं मुगल शासक अकबर भी रो पड़ा था। इनको बचपन में कीका कह के बुलाते थे। कीका का अर्थ होता है बेटा। छापा मार युद्ध कला में निपुण प्रताप ने अपनी अंतिम सांस तक मुगलों से मोर्चा लिया और अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करी। तो चलिए कक्षा को गति प्रदान करते हैं और पढ़ते हैं मेवाड़ मुकुट का तीसरा सर्ग प्रताप। हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुए भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप दुर्ग चित्तौड़ महाराणा प्रताप के हाथ से जा चुका है। महाराणा प्रताप अपनी सहधर्मिणी महारानी लक्ष्मी और शिशु के साथ वन में छिपकर रह रहे हैं। उनमें स्वाधीनता की लालसा और संघर्ष का उत्साह विद्यमान है। इस विपरीत परिस्थिति में भी प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और कहते हैं चाहे कष्टों का सागर भी उमड़ पड़े, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। खड़े रहे कुछ काल वहीं पर राणा खोए खोए, जागृत था मस्तिष्क अंग सब लगते सोए सोए। लगे उभरने जो विचार थे उपचेतन में सिंचित, फिर धीरे धीरे उनके पग उठे स्वतः स्वचालित। और उन्हें ले चले जिधर थी तरुवर की छाया गहरी, जहां बिताया करते थे वे आतप की दोपहरी। लटक रही थी राणा की कटी में करवाल दुधारी, इधर उधर आग्नेय अस्त्र दो रण में अति भयकारी। इस प्रकार गजराज उठा वनि से उठे तरु के नीचे, और बैठकर वृक्ष मूल पर राणा ने दृग मीचे। मौन महागंभीर मूर्ति लख कर रहा था अवगत, मूर्ति वीर रस ज्यों दर्शन की विवेचना में होरत। और भाव तो पावस घन से आते थे जाते थे, लक्ष्मी की आंखों के आंसू बिसर नहीं पाते थे। हा रानी मेरी कुल लक्ष्मी, तूने नहीं सहा क्या, त्याग राज सुख वन में झेली कैसी कैसी विपदा। जीर्ण वसन फल मूल अशन पर धरती पर सोती है, मेरे कष्टों को भी अपने कंधों पर धोती है। मानस सर की राज हंसनी ज्यों कांटों के वन में, राजभवन की राजलक्ष्मी फिरती है निर्जन में। मैं वह नहीं जिन्हें सोने की कारा भी प्यारी है, मुझे लुभाने में अकबर की नीति सदा हारी है। मुक्त गगन हो मुक्त पवन हो मुक्त धरा हो अपनी, अपनेपन का बोध मुक्त हो मुक्त गिरा हो अपनी।
मातृभूमि को मुक्ति मंत्र जीवन का एक अटल है, किंतु सिद्धि लग रही स्वप्न यह राणा निसंबल है। आज निपट साधन विहीन प्रण कैसे पूर्ण करेगा, टूट गए सब खड्ग शत्रु से कैसे और लड़ेगा। दुर्ग हुए अक्रांत मिट गई सेना रक्त बहाकर, पंख जले संपाति सा मैं देख रहा हूँ अंबर। कोश गया धन धान्य गए हो गए शेष सब साधन, अपने पास बचा है केवल चिर अविजित अपना मन। एक मनोबल मात्र किंतु क्या विजय पर्व लाएगा, एक अकेला राणा क्या चित्तौड़ जीत पाएगा। तो क्या करूं, झुका दूं सिर अपना अकबर के आगे, तज दूं स्वाभिमान जिसके हित जग के सब सुख त्यागे। यह अरावली के गिरि गह्वर लता कुंज तरुपादप, शीतल घनी छाह में जिनकी बैठ बिताया आतप। इन सब का कृतज्ञ हूँ मैं ये सखा सुहृद दुर्दिन के, श्रद्धानत ये कोल भील गंगा जल से मंजिन के। अब इनको भी तजना होगा यदि अरि से लड़ना है, यदि लड़ने के लिए सैन्य साधन संग्रह करना है। कंद मूल फल प्रचुर यहाँ रण से साधन कम ही हैं, खग मृग संकुल वनस्थली में है गज किंतु नहीं है। दूर नहीं षड्यंत्र चक्र से यह गिरि भी अकबर के, सफल न होंगे यहाँ मनोरथ मेरे उर अंतर के। अतः मोह तजना ही होगा मेवाड़ी माटी का, यदि अकबर से बदला लेना है हल्दी घाटी का। पार करूं मरुभूमि छोड़ दूं अरावली का आश्र सिंधु, देश में संभव होगा साधन संचय निर्भय। यही करूं मेवाड़ का अन्य विधान नहीं है, विषय व्याधि का मुझे सूझता अन्य निदान नहीं है। पर दौलत का क्या होगा, क्या वह भी साथ चलेगी, क्या सुकुमारी मरु यात्रा से दुस्सह कष्ट सह लेगी। अद्भुत है विधि का विधान यह स्वेच्छा से निर्जन में, आतप वर्षा शीत झेलती गुनती सी मन में। जाने किस चिंता में खोई उन्मन सी रहती है, अपने को भूली भूली सी कभी न कुछ कहती है। बच्चों, यह था प्रताप सर्ग का काव्य पाठ। समय की बाध्यता देखते हुए मैंने पाठ को कुछ संक्षिप्त ही पढ़ा है। आशा करती हूँ आप अपनी पुस्तक से संपूर्ण पाठ का अध्ययन कई बार करेंगे, ताकि आप में अर्थग्राह्यता की समझ विकसित हो सके। अब देखते हैं प्रताप सर्ग के संपूर्ण कथानक का सारांश कैसे लिखा जा सकता है और जानते हैं इसकी समीक्षा। महाराणा प्रताप कुछ देर तक कुटी के बाहर खोए खोए से खड़े रह गए। फिर वे उस ओर चले गए जिधर दोपहरी में पेड़ों की छाया में जाया करते थे। उनकी कमर में दुधारी तलवार लटकी हुई थी तथा 2 आग्नेय अस्त्र भी थे। वे गजराज की चाल से चढ़कर पेड़ की जड़ पर जा बैठे और आंखें बंद करके सोचने लगे। उन्हें ध्यान आया महारानी लक्ष्मी का, जिसे राजभवन के स्थान पर यहाँ कुटिया में सोना पड़ता है और फल फूल खाकर रह जाना पड़ता है। पर किया भी क्या जाए, जो भाग्य में है वही मिलेगा। हमारा काम है कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य में यदि सर्वस्व त्यागना पड़ जाए तो भी यश कीर्ति मिलती है। मैं भी अपना कर्तव्य पथ पर चलता रहूंगा और अपनी जन्मभूमि मेवाड़ को स्वतंत्र कराऊंगा। कर्तव्य की बेदी पर यदि प्राण भी न्यौछावर कर देने पड़े तो कर दूंगा, लेकिन बप्पा रावल के यश की रक्षा करूंगा। वे आगे कहते हैं कि राजपूत भले और भोले होते हैं, नवाब अकबर धूर्त हैं। अकबर की धूर्त नीति को न समझ पाने के कारण ही मान सिंह जैसा वीर उनके इशारों पर नाच रहा है। असल में वह साम, दाम, दंड और भेद की नीति पर चलता है। इसलिए सभी राजपूत उसके चक्कर में फंस गए हैं। केवल मैं हूँ जो उसकी माया से बचा हुआ हूँ, लेकिन मेरे संगी साथी स्नेही बंधु बिछुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि शक्ति सिंह, जिसे मैंने भाई बनाकर पाला था, मुझसे द्रोह करके काल नाग बना घूम रहा है। लेकिन मुझे उससे द्वेष नहीं है, मुझे तो दया आती है उसकी मूर्खता पर कि क्षणिक लोभ के में पड़कर देशद्रोही बन बैठा। जब उसकी आत्मा धिक्कारेगी तब पछताएगा
और शायद सुपथ पर भी लौट आए। आखिर मेरा भाई है। उस दिन का ही देख लो, जब मुगल सैनिकों से घिर गया था तो मुगल सैनिकों को मारकर उसने मेरे प्राण बचाए थे। जब चेतक ने भी साथ छोड़ दिया था तब शक्ति सिंह ने ही रक्षा की थी। तभी चेतक की याद करके राणा प्रताप के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य आंखों के सामने मूर्त हो उठता है। वे सोचते हैं कि उस दिन थोड़ी सी चूक हो गई थी, अन्यथा सलीम बच नहीं सकता था। अगर उस दिन जीत गया होता तो मेरी लक्ष्मी को इस तरह वन वन भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मुझे दौलत की चिंता भी तो करनी पड़ रही है। आगरे के राजभवन में पली बढ़ी दौलत भोली है। न जाने क्यों वह अकबर को छोड़कर मेरे शरण में आ गई है। यह दौलत प्रेम में विश्वास रखती है, जबकि अकबर छल छंद से भरा हुआ है। उसके कपट जाल में फंसकर राजस्थान नष्ट हो चुका है। जो भी हो, मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होऊंगा। जब तक प्राण है गुलाम नहीं बनूंगा। या तो अपने मेवाड़ के गौरव की रक्षा करूंगा या स्वाधीनता की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। यह था प्रताप सर्ग का सारांश। बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको कथानक का सारांश बताया है, इसी प्रकार आप भी अपने शब्दों में सारांश लिखने का प्रयत्न करिए ताकि आपके उत्तर में मौलिकता आ सके। मौलिक उत्तर की अपेक्षा हर परीक्षक करता है और इस आधार पे आपको अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब देखते हैं प्रताप सर्ग की समीक्षा। समीक्षा के अंतर्गत हम काव्य में आए हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करते हैं। लेखक ने प्रताप सर्ग के अंतर्गत महाराणा प्रताप के स्वातंत्र्य प्रेम, स्वाभिमान और साहस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि महाराणा प्रताप अब राजनीति को नया रूप देने वाले हैं। लेखक ने प्रताप सर्ग के अंतर्गत महाराणा प्रताप के स्वातंत्र्य प्रेम, उनके स्वाभिमान और उनकी साहस का वर्णन किया है। यह भी संकेत किया है कि महाराणा प्रताप अब राजनीति को कुछ नया मोड़ देने वाले हैं। लेखक की भाषा सरल, सुग्राह्य और अलंकारिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सर्ग की ओर, जिसका शीर्षक है दौलत। दौलत यानी अकबर की पुत्री। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है कि इतिहास में अकबर की कन्या के रूप में दौलत का कोई उल्लेख नहीं मिलता। द्विजेंद्र लाल राय ने अपने नाटक महाराणा प्रताप में दौलत नामक पात्र का चित्रांकन किया है। संभवतः गंगारत्न पांडे जी भी उसी से प्रभावित थे और उन्होंने दौलत पात्र का चित्रांकन अपने खंड काव्य में किया। दौलत एक कुंज में बैठी पर्णकुटी के पीछे, उन्मन सी कुछ सोच रही थी, नलिन विलोचन मीचे। उसके ऊपर वरद हस्त सा फैलाए वृक्ष घना था और चतुर्दिक बल्लियों सा हरित वितान तना था। कभी कभी जब प्रलय प्रभंजन का झोंका आ जाता, कुंज सिहर उठता था, तरुका पात पात लहराता। मार्ग खोज कर रजत रश्मियां तब नीचे आ जाती, धरती पर छाया प्रकाश के उद्भट चित्र बनाती। क्षरभंगुर ये चित्र उभर कर जैसे मिट जाते थे, वैसे ही विचार दौलत के ठहर नहीं पाते थे। करके नमित वल्लरी को वह कभी तोड़ती किसलय, कभी खोलकर दृक करती थी चकित मृगी का अभिनय। कभी तोड़कर किसलय उसके शत शत खंड बनाती, मानो उसको दुख देकर ही अपना सुख हो पाती। लगती थी वह वन देवी सी बैठी कुंज निलय में, जाने क्या अरमान सजोए अपने वरुण हृदय में। रंग रंग के सपने लेकर तरुणाई आती है, क्षण में हंसती क्षण में रोती क्षण में सकुचाती है। क्षण में फूल फूल उठती है, क्षण में कुम्हला जाती। अपनी बात आपसे कहने में ही वह सुख पाती। सोच रही थी दौलत अपने गत जीवन की बातें, जब सोने के दिन थे उसकी थी चांदी की रातें। अकबर का आगरा नगर वह प्रसादों का वैभव, भोग विलास भरे जीवन की वे रंगरलियां नित नव। किंतु वहाँ छल कपट बहुत था, सहृदयता कम ही थी। द्वेष बहुत था, स्वार्थ बहुत था, प्रीति प्रतीति नहीं थी। वह असर था जैसे होती बिना प्राण के काया,
इसीलिए मुझको वह जीवन कभी न अधिक सुहाया। यद्यपि भ्रमवश लोग इन वनों को निर्जन कहते हैं, निर्जन कैसे, किंतु यहाँ जब शत शत सुख सहते हैं। यहाँ प्रेम अपवाद नहीं, जीवन का सहज नियम है, इसीलिए जीवन पथ इतना सीधा सरल सुगम है। इसकी मधुर गंध से तन मन धन्य हो गया मेरा, जागा था कि वैभव तृष्णा का भाव सो गया मेरा। यह अभाव में जीवन ही अब लगता मुझे भला है, मैं प्रसन्न हूँ मन से वैभव का उन्माद टला है। पावन श्रद्धा जल से पूरित छलक रहा मेरा मन, यदि उसके हित कुछ कर पाऊं धन्य बने यह जीवन। किंतु करूं क्या, उसकी सेवा मैं क्या कर सकती हूँ, किं कर्तव्य विमूढ़ सोचती सोच सोच थकती हूँ। उसको चिंतित देख देख कर मेरा मन रोता है, उनसे कुछ कहने का साहस किंतु नहीं होता है। इधर कुछ दिनों से रहते हैं वे विशेष चिंतित से, प्रायः मौन बोलते हैं तो शब्द बहुत परिमित से। निश्चय इसका कारण होगी कोई जटिल समस्या, और गहन होती जाती है जैसे मौन तपस्या। मैंने भी तो कम न बढ़ाई चिंता उनकी आकर, डरती हूँ सानिध्य मिला जो खो न दूं कहीं पाकर। इन्हीं विचारों में डूबी बैठी थी तरु के नीचे, तभी उसे पदचाप सुनाई पड़ी कुंज के पीछे। प्रस्तुत सर्ग में शक्ति सिंह के प्रति दौलत की आसक्ति और महाराणा प्रताप के प्रति सम्मान को लेखक ने स्पष्ट किया है। अब देखते हैं संपूर्ण सर्ग का सारांश किस प्रकार किया जा सकता है। पर्णकुटी के पीछे एक कुंज में दौलत बैठी सोच रही है कि आगरे में वैभवपूर्ण जीवन के राग रंग और मस्ती के दिन व्यतीत हो रहे थे, फिर भी मैं यहाँ आई, आखिर क्यों? फिर स्वयं ही उत्तर देती है कि वहां के जीवन में सुख शांति नहीं थी, छल कपट का बोलबाला था। यहाँ भूख प्यास और कष्ट है, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप मुझे पिता जैसा निश्चल प्रेम देते हैं, मुझे यवन कन्या नहीं समझते। इन्हें पाकर लगता है कि जीवन की अमूल्य निधि पाली हो। दौलत को अपने पिता अकबर का छल कपट याद आता है कि किस प्रकार शक्ति सिंह को बुलवाकर अकबर ने उन्हें राणा बना देने का लालच दिया और भाई को भाई से अलग कर दिया। शक्ति के पिता को झुककर सलाम किया, यह मुझे बुरा लगा, पर उसकी सुंदरता पर रीझ गई और इसीलिए यहाँ चली आई। अब पिता समान राणा प्रताप को पाकर मेरी तृष्णा बुझ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप की अनुगता बनूं। मुझे महाबली अकबर की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि किसी को दास बनाकर रखा जाए। फिर यह सोचने लगती है कि आजकल महाराणा प्रताप बहुत व्याकुल रहते हैं, निश्चय ही कोई जटिल समस्या होगी। इस प्रकार दौलत सर्ग का संपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात बढ़ते हैं अगले सर्ग की ओर, जिसका शीर्षक है चिंता। पदचाप सुनी जब राणा की, दौलत उठकर हो गई खड़ी, हो उठी सजल कुछ कुछ चंचल, विस्वारित आंखें बड़ी बड़ी। बोले राणा, बेटी दौलत एकांत कुंज में एकाकी क्यों बैठी है? तेरे मुख पर क्यों रेखाएं हैं चिंता की? क्या सोच रही है? तेरे मन में क्या व्यथा जगी? तू क्यों उदास, क्या मुझको नहीं बताएगी? कहते कहते आ गए पास। दौलत बोली, मेरे सुख की कर सकता कोई माप नहीं है, परम प्रसन्न यहाँ मन में कोई चिंता संताप नहीं है। केवल एक व्यथा कह दूं यदि आप अन्यथा ना ले उसे, मैं डरती हूँ मेरे कारण मेवार मुकुट का ना शीश झुके। मैं सचमुच बड़ी अभागी हूँ, जब से इस वन में आई हूँ, सेवा सहाय तो दूर रही, विपदा ही विपदा लाई हूँ। चिंतित रहते हैं आप मौन उलझे उलझे से निशीर वासर, यह देख ग्लानि मुझको होती, चिंता से भर जाता अंतर। पगली बेटी राणा बोले, तू लाई विपदा कौन यहाँ? तूने तो आकर किए मुखर सोए थे जो स्वर मौन यहाँ। अनुदित अभाव निज तनुजा का सालता नहीं है अब मुझको। मेरी बेटी मैं बहुत सुखी हूँ, सच कहता हूँ पाकर तुझको, पर देखे मैंने आज अश्रु तेरी माँ की आंखों में। फिर
गहरे विषाद की श्याम घटा उनके मानस में आई घिर। वे अश्रु मुझे विचलित करते, यदि तू लेती उनको संभाल, तो मेरा शीश न झुक सकता, सम्मुख हो चाहे महाकाल। माँ के मन की पीड़ा दौलत बोली, अनुभव करती हूँ मैं। वे हैं इतनी गंभीर, किंतु कुछ भी कहते डरती हूँ मैं। उतनी ही दृढ़ता है उनमें जितना ममता में कोमल मन। दुख को शंकर सी पी लेती, सुख का करती रहती वितरण। यदि आज आपने देखे हैं उनकी आंखों में अश्रु बिंदु, होगा तूफान भयंकर ही जो कूल तोड़कर बहा सिंधु। उनके मन की गहराई में खो जाते सारे हर्ष शोक, गहरे विषाद में भी सुख पर रहता है अद्भुत प्रभालोक। साहस उनसे कुछ कहने का साहस न कभी कर पाती हूँ, मैं उनके सम्मुख जाते भी अपराधी सी सकुचाती हूँ। पर चलिए आप साथ हैं तो संकोच आज न करूंगी मैं, जैसे जितना संभव होगा उनका संताप हरूंगी मैं। शिशु को छाती से लिपटाए बैठी थी पश्चाताप भरी, एकाकी कुटिया में रानी मन में लेकर चिंता गहरी। थी सोच रही, हाँ मैंने क्यों राणा के मन को दुखी किया, उनका दुख पाट नहीं पाती, उल्टे अपना दुख उन्हें दिया। थी आंखें लगी अदृश्य लक्ष्य की ओर, शून्य में निर्निमेष था घूम रहा उनमें परंतु राणा का अनुपम वीर वेश। फिर भी यदि सफल नहीं होते तो रत प्रयत्न मर जाएंगे, मरते मरते भी हम परंतु यह अमर गीत ही गाएंगे। है स्वर्ग इसी भू पर यदि हम स्वर्गिक विभूतियां त्याग न दें, है नरक यहीं पर यदि औरों से हम छीने उनका भाग न दें। जो कर देते हैं सर्वस्व होम निज अधिकारों की वेदी पर, जन अधिकारों के रक्षक वे पूजे जाते युग युग घर घर। चिंताकुल रानी सोच रही यों कुटिया में बैठी अविचल, कानों में गूंजे मधुर शब्द जो तृषित शस्य को वारिद जल। माँ किस चिंता में एकाकी बैठी हो तुम चुपचाप इधर, खोए खोए से पिता अकेले सहते क्यों संताप उधर। क्यों आज तुम्हारी आंखों में फिर छलके अश्रु बताओ माँ, दुख अपना दे दो मुझे स्वयं और न अधिक सताओ माँ। पगली है तू दौलत, बेटी माँ का दुख कैसे झेलेगी, बोली रानी अपने अभाग्य से यही अभागन खेलेगी। राणा बोले, कैसा अभाग्य, तुम किसे अभागिन कहती हो, हमने ही हंस हंस वरण किए ये कष्ट जिन्हें तुम सहती हो। यदि अब तक हार नहीं मानी तो अब निराश मत हो रानी, तो अब न करो संकल्प शिथिल उद्यमरत हूँ मैं अभिमानी। मैंने निश्चय कर लिया अब अरावली भी छोड़ूंगा, मेवाड़ मुक्ति के लिए देश की धरती से मुंह मोड़ूंगा। हम पार करेंगे मरु प्रदेश फिर साधन सैन्य जुटाएंगे, मेवाड़ भूमि पर अकबर का यह शासन तंत्र मिटाएंगे। या मिट जाएंगे स्वयं इसी उद्यम में, पर निष्क्रिय रहकर जीवन न बिताएंगे। प्रतिपग अब ये असंभव संकट सहकर, राणा का निश्चय सुनकर रानी बोली, प्रस्थान करेंगे कब, भगनाश वीर राजपूतों के मन में उत्साह भरेंगे कब। आश्वस्त हुए राणा बोले, तो कल प्रस्थान करेंगे हम, अपनी स्वतंत्रता के रण का नूतन अभियान करेंगे हम। यह था चिंता सर्ग का संपूर्ण काव्य पाठ। बच्चों, मैं चाहूंगी कि चिंता सर्ग का सारांश और समीक्षा आप स्वयं करने का प्रयास करें। यह आपका गृह कार्य होगा। बच्चों, जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने बताया कि समय को ध्यान में रखते हुए मैंने काव्य पाठ संक्षिप्त रूप में ही पढ़ा है। आपको पूर्व की कक्षा में बता चुकी हूँ कि खंड काव्य से आपसे परीक्षा में कुल 3 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें विशेष रूप से कथानक, कथानक का सारांश, चरित्र चित्रण, पात्र परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें चिंता सर्ग की, तो चिंता सर्ग पूर्णतया भाव प्रधान है। यह पूरे खंड काव्य की आत्मा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चिंता सर्ग को खंड काव्य की आत्मा क्यों कहा। स्पष्ट है, जिस प्रकार शरीर में आत्मा द्वारा जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार भाव काव्य को सजीव बनाता है। इस प्रकार आज हमने
कुल 3 सर्गों का विस्तृत अध्ययन किया और अब समय हो चला है अभ्यास प्रश्न का। तो आप लोग तैयार हो जाइए और देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आपके लिए पहला प्रश्न है, प्रताप सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा प्रताप सर्ग की समीक्षा करिए। हमने आपको शुरू में बताया था कि समीक्षा के अंतर्गत हम भाव पक्ष, कला पक्ष और विशेषताओं का वर्णन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दौलत सर्ग के आधार पर दौलत स्त्री पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करिए। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में शेष सर्गों का अध्ययन करेंगे जिनका शीर्षक है पृथ्वीराज और भामाशाह। बच्चों, मैं चाहूंगी कि आप लोग आगे के सर्गों का अध्ययन करके अगली कक्षा में आए ताकि आपको कक्षा से जुड़ने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही आप अपनी जिज्ञासाओं और कठिनाइयों का समाधान भली प्रकार पा सकें, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इसी सूत्र वाक्य के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।